बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते इम्तियाज़ में हूँ आपके साथ मिशल बुखारी और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब। काफ़ी दिनों के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है और नाज़रीन, हमने अभी गुज़श्ता दिनों क्योंकि 5 अगस्त जो है वो गुजरी है और ज़ाहिर है कि आप जानते हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भारत की तरफ से गुज़श्ता 70 साल से भी ज़ायद हो गए जो जुल्म बर्बरियत जारी है और उसमें गुज़श्ता बरस 2019 में 5 अगस्त को जो कुछ भारत की तरफ से किया गया और मोदी सरकार की तरफ से जो गैर कानूनी इकदाम उठाया गया, 370 आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक करके इसको खत्म करके, और उसके बाद से जो कश्मीरी बहन भाई हैं वो महसूर हैं अपने घरों में। आप अंदाजा लगाइए कि 4 महीने के लिए अगर पाकिस्तान में या दुनिया में हम लॉकडाउन में थे तो कितना मुश्किल था, और आप सोचें कि 1 साल से हमारे कश्मीरी बहन भाई जो हैं वो महसूर हैं। ये जुल्म बर्बरियत जिसका सिलसिला उसके बाद से मजीद उसमें तेजी आई है और अभी तक उसी तरह से जारी है। आज हम बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ने भी अपनी जो हिकमत अमली है कश्मीर के हवाले से उसमें काफी तब्दीली भी आई है और भरपूर अंदाज में उसको जो है तेज किया गया है। ये जो चेंजेस किए गए हैं जिनमें खास तौर पे पाकिस्तान का जो ऑफिशियल कह लीजिए, पॉलिटिकल कह लीजिए, जो नक्शा है वो जारी किया गया है जिसमें मकबूजा कश्मीर को भी पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है और फिर शाहराह का नाम जो है वो तब्दील किया गया, शाहराह श्रीनगर जो है वो रखा गया। ये तमाम इकदाम हैं यौम स्याह के तौर पर 5 अगस्त को मनाया गया पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में कश्मीरी बहन भाई और पाकिस्तानियों ने। ये सारे इकदाम जो हैं ये कितने मौसर रहे, आज हम इस हवाले से बात करेंगे और गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर मजीद त्रम्बो साहब हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से इस वक्त, और बहैसियत एक कश्मीरी के वो कैसे देखते हैं इन सारे मामलात को, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जो अपनी हिकमत अमली तब्दील की है कश्मीर को लेकर, और जैसे हमारे मैप के अंदर जो तब्दीली की गई है, बहुत बड़ा एक जेस्चर दिया गया है पूरी दुनिया को, आप क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं इसको, ये कितना मौसर है, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अर्ज कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आपका जो सवाल है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो कश्मीर पर स्टांस रहा है हमेशा, ख़ास तौर पर 1990 से ऑनवर्ड, जब से ये तहरीक जो है, नई तहरीक जो है वो चल पड़ी है, वो हर वक्त भरपूर रहा है। टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, कोई भी अमल दखल जो वक्त के साथ बदलता रहता है, कुछ चेंजेस इधर करना, कुछ चेंजेस उधर करना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट को बरकरार रखे हुए किया जाता है। इसीलिए ये पाकिस्तान का जो नक्शा सामने आया है, बहुत ज़रूरी अमल ये है, इसको जहन में रखना है कि नॉट नेसेसरली कि उससे कोई अचंभा होगा, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट मैसेज गिवन थ्रू द न्यू मैप इज कि जो पूरा जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, दैट इज व्हाट द मैप सेज। और इस पूरे जम्मू कश्मीर का जो है वो सेटलमेंट अभी बाकी है, उसको सेटल करना है। दैट इज द मैसेज that government of Pakistan is trying to give, which is loud and clear. So it is diplomatically a very very significant move, और मेरे ख्याल में इससे जो relevant quarters है, जो relevant power corridors है, stakeholders है, it's a clear message to them. एक अच्छा कदम है। तो ये बताइए कि अच्छा कदम है बिलाशुबा, और कुछ आपके साथी कश्मीरी दानिश्वर, उनका ये कहना है कि इससे ज़्यादा ये कोई प्रोपोर्शनेट नहीं है इकदाम उस इकदाम के जो कि भारत ने गुज़श्ता 1 साल के दौरान किया है, और उनका ये कहना है कि 5 अगस्त के इकदाम को फ़ौजी जारहियत, कश्मीर पर दोबारा कब्ज़े और कश्मीरियों को असीर बनाने के तौर पे उजागर करना चाहिए। आप इससे किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? इम्तियाज़ गुल साहब, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, नक्शा तो अपनी जगह एक बात है, बट जहाँ तक 5 अगस्त का मसला है वो एक सेपरेट इशू है।
और एक मुनफरद इक़दाम है या कदम है जो फैशिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया है, और वो एक अलग तराजू में हमें देखना है। इसका नक्शे के साथ या बाकी जो चीज़ें अमल में लाई जा रही हैं उससे उतना ताल्लुक नहीं है। बट टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, देखिए त्रंबू साहब, नक्शे का ताल्लुक उससे रिलेटेड तो अच्छी डिप्लोमेसी। सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने चूंकि कहा कि नक्शा एक अलग इशू है, लेकिन चूंकि भारत ने भी नवंबर 2019 में एक अलग नक्शा जारी किया था, तो फिर पाकिस्तान की जो रिस्पांस है, जिसको कहते हैं बेफिटिंग रिस्पांस, क्या नहीं है? क्योंकि इस तरह तो पूरा जो आपने भी कहा कि AJK, गिलगित बल्तिस्तान, उस सब को भी मुतनाज़ा दिखा दिया गया है। तो इसमें अब समझते हैं कि पाकिस्तान का जो एक बुनियादी मौक़िफ़ था उसको कोई कंप्रोमाइज़ तो वो नहीं हो गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए, और दूसरा ये कि AJK जो है वो आज़ाद इलाका है। नहीं, आई डोंट थिंक कि वो मैसेज ये देना चाहते हैं कि AJK अब आज़ाद नहीं है। आई डोंट थिंक दैट इज़ द मैसेज। द मैसेज दैट इज़ टू बी गिवन, और ये कश्मीरियों का हमेशा स्टैंड रहा है, यूनाइटेड नेशंस का भी ये हमेशा स्टैंड रहा है, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान का भी ये स्टैंड बिल्कुल है। द एंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ टू बी रिजॉल्व्ड। ये तो एक्सेप्टेड बात है। सारी रियासत में जो हैं वो हक की खुद इरादियत होनी चाहिए, उसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर भी शामिल है। ये खाली जो राय आमा करना है या राय शुमारी करनी है, वो खाली मकबूजा जम्मू कश्मीर में नहीं करनी है, वो एंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में होनी है। उस लिहाज से अगर देखेंगे, इट डजंट डेविएट from the Pakistan's regional state, from the United Nations resolutions, या जो भी बाकी इसमें इक़दामात हैं उसमें उसका कोई मेजर कोई शिफ्ट नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 1948 और 1949 की करारदादें थे, दो बुनियादी करारदादें जिसमें कश्मीर के अंदर भारत का किरदार और फिर उसमें उस्तस्वा बराए जैसी जो बातें थी वो सामने आई थी, तो वो करारदादें आप समझते हैं कि अभी भी वेरी मच रेलेवेंट? ऑफ कोर्स दैट इज द लीगल बेसिस ऑफ द जम्मू कश्मीर इशू। वो तो बिल्कुल रेलेवेंट है। दैट इज द बेस, दैट इज द बेस। अब आगे उसको कैसे बनना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस ऑन द डिस्प्यूट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द लीगल बेसिस ऑफ द जम्मू कश्मीर इशू। लेकिन बैरिस्टर साहब, ठीक है आपकी बात कि ये करारदादें बहुत अहमियत रखती हैं और हम मुसलसल इनके हवाले से बार बार बात करते रहें, दुनिया को बताते रहें, अक़वाम मुत्तहिदा को बार बार कहते रहें कि आपकी अपनी करारदादें, लेकिन जो कुछ भारत कर रहा है उसके बावजूद, यानी अगर आप 30 मार्च 1951 की करारदाद को सामने रखें तो भारत पर कुछ पाबंदियां आयद करती है करारदाद, और कश्मीरी अवाम के हुकूक जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ करती है। उसके बावजूद जो 5 अगस्त का इक़दाम उठाया गया है, तो उसके बाद फिर क्या बाइंडिंग रह जाती है भारत के ऊपर? नहीं, देखिए, अगर कोई एक फैशिस्ट मुल्क बन जाता है और फैशिज्म के तौर पर अपने इक़दामात करता है, दैट डजंट किल द बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक लीगैलिटी। वो कहीं नहीं जाते। ये पायदार चीज़ है क्या हिंदुस्तान की। देखिए, मसला कश्मीर जो है, इट इज़ अ डिस्प्यूटेड मैटर, और इंडिया कितना भी कुछ न करे, कुछ भी ऊपर से उसको लबादा उड़ने की कोशिश करे, इट रिमेन्स ए अनरिजॉल्व्ड इशू। इससे मसले दूसरे पैदा होते हैं। मकबूजा कश्मीर की जो अवाम है उनके तकलीफ में इजाफा हुआ है। आपने ये 4 महीने वेस्ट का या पाकिस्तान में जो लॉकडाउन हुआ कोविड-19 की वजह से जिक्र किया, यू कांट इवन कंपेयर दैट लॉकडाउन और शट डाउन ऑफ मकबूजा जम्मू कश्मीर विद दैट, क्योंकि दिस इज अ वेपनाइज्ड लॉकडाउन, दिस इज अ मिलिट्री लॉकडाउन, और इसमें तो जानवर को भी उड़ने की इजाजत नहीं देते हैं, ये तो लोगों की तो बात ही नहीं है। देयरफॉर इट इज अ प्रोसेस जो ये फैशिस्ट गवर्नमेंट चला रही है, एंड टू जस्ट सिंपली टू क्रश द पीपल्स मूवमेंट। इट इज वन ऑफ द इवेंट्स जो इंडिया कोशिश कर रहे हैं कश्मीरियों को दबाने की, बट द बेसिक थिंग रिमेन्स
that Jammu Kashmir is an unresolved issue and it has to be resolved pursuant to the United Nations resolutions. बिल्कुल बात वही आपने की वही है। बिल्कुल आपने वो सही कहा कि बल्कि आपके बहुत सारे साथी हैं, उनमें कोई डॉक्टर अंदराबी साहब भी शामिल है। उन्होंने कहा कि खुदा के लिए इस मामले को आप लॉकडाउन ना कहें, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो कोरोना से ज़्यादा जुड़ी हुई किस तरह है। उन्होंने ये कहा कि ये मुहासरा है, एग्रेशन है, आप इस तरह इसको याद करें। तो ये बताइए कि जो पाकिस्तान की नई हिकमत अमली है, नई पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से, डज़ इट गिव एनी होप टू द कश्मीरीज़ और कश्मीर के मुस्तकबिल के हवाले से आपको कुछ उम्मीद दिलाती है? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान के एक्शंस में कोई क्या मेजर तब्दीली है। आई डोंट सी मच, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट। पाकिस्तान जो भी गवर्नमेंट हो पाकिस्तान में, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, कश्मीर हैज रिमेन्ड ऑन द फोरफ्रंट। ये ईमानदारी की बात है, बिकॉज आई सीम टू हैव बीन engaged with all the governments in Pakistan। और इसमें फ़र्क इतना पाया जाता है कि जो मौजूदा हुकूमत है, it has made it a point to raise it at every forum। और उससे इस 5 अगस्त के बाद obviously it has made it much more relevant। But what we still need is, we need much more aggressive diplomacy। डिप्लोमेसी की बहुत ही अशहद ज़रूरत है इस मसले को एक डिफरेंट नवियत से उजागर करने की। यू नीड टू हैव टीम्स रन थ्रू आउट द वर्ल्ड इन वेरियस कैपिटल्स, और उसमें किरदार होना चाहिए जो मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप है उसको सामने रखते हुए वी हैव टू रन अ वेरी एग्रेसिव डिप्लोमेसी, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो या यूनाइटेड नेशंस के वेरियस मैंडेट्स हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो या यूरोपियन यूनियन के वेरियस मैंडेट्स हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस भी हो। ओआईसी इज वेरी वेरी रेलेवेंट, या ओआईसी का परमानेंट जो है इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो। सो वी हैव एंड द स्टेक होल्डर्स, वी हैव टू हैव अ वेरी एग्रेसिव diplomacy and advocacy on Kashmir, and we have to keep it going, sir। अच्छा, ये बताइए, अब बड़ा अच्छा ख्याल है, एग्रेसिव जारहाना डिप्लोमेसी करनी चाहिए पाकिस्तान को दुनिया के हर कोने में, लेकिन एक ऐसी जी बिल्कुल ऑक्यूपाइड कश्मीरी लीडरशिप, ठीक है, लेकिन एक ऐसी सूरत हाल में जबकि दुनिया, तमाम तर दुनिया इक्तिसादी मफादात की वजह से खामोश बैठी है। किसी भी बड़े मुल्क ने अब न 5 अगस्त के वाक़यात की मज़म्मत की, ना उसकी रिवर्सल की बात की, और ना ही अभी राम मंदिर का उन्होंने संग बुनियाद रखा। नरेंद्र मोदी साहब ने उसके हवाले से किसी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पे बात की है। तो आप नहीं समझते कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके लिए पहले मुसलमान मुल्कों के आपस में एक बहुत बड़े इत्तेफाक की, इत्तेहाद की ज़रूरत है? गुल सर, ये आपकी बात किसी हद तक सही है, बट लेट मी टेल यू दिस थिंग कि यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स के स्पेशल प्रोसीजर्स का स्टेटमेंट आ गया 5 अगस्त पर। कोई आसान बात नहीं है, बहुत ही अच्छी डिप्लोमेसी है, एंड यूनाइटेड नेशंस रिप्रेजेंट्स द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, यूरोपियन यूनियन के ऑल पार्टीज ग्रुप ऑन कश्मीर इन द यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से भी स्टेटमेंट इस मौके पर आ गया, एंड दैट रिप्रेजेंट्स द यूरोपियन यूनियंस, एट लीस्ट द पार्लियामेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। देन यू हैड द ओआईसीज स्टेटमेंट ऑन 5 अगस्त पर। तो ये 3 मेजर इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेस्टेड इंटरेस्ट्स बरकरार हैं, हर एक स्टेट को अपने अपने इंटरेस्ट्स होते हैं। some states come right to the forefront and some states prefer to do the backdoor diplomacy। ये बात नहीं है, we have not to be pessimistic, इम्तियाज गुल साहब, I can tell you that categorically we have to be upbeat। मैं समझता हूँ कि कश्मीर पर, खासतौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर पर 5 अगस्त के बाद जितनी बातचीत हो रही है,
जितना अमल दखल इस वक्त हैं, जितना एक्टिव इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इससे पहले इतनी हमने एक्टिवनेस नहीं देखी है। देयरफॉर आई एम नॉट रियली डिसअपॉइंटेड। मैं समझता हूं कि ये अमल हमें जारी रखना चाहिए और हमें इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ स्टेक होल्डर्स को भी एंगेज रखना चाहिए एंड मेजर जो सिविल सोसाइटी है उसको भी एंगेज करना चाहिए और इंशाल्लाह आप देखेंगे इसके अच्छे नताइज जो हैं वो सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इम्तियाज साहब, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि 5 अगस्त को जिस तरह से इजलास हुआ अक़वाम मुत्तहिदा का, ख़ास तौर पे इसी मामले के ऊपर, इसका मतलब है कि जो भारत का चेहरा है, मकरू चेहरा, वो दिखाने में किसी हद तक हम कामयाब हुए हैं इस 1 साल के दौरान। न सिर्फ भारत का बल्कि जो बड़ी ताकतें हैं उनका दोगलापन भी इसमें एक्सपोज हुआ है। और तरब्बू साहब और दूसरे कश्मीरी, उनका यही ख्याल है कि हमें जिस अंदाज में पाकिस्तान ने अभी ये पॉलिसी इख्तियार की है, इसको इसी शद्दोमत के साथ जारी रखना चाहिए। कम से कम इससे ये होगा कि जितने भी ममालिक हैं उनके जो कमर्शियल मफादात हैं वो एक्सपोज होंगे, उनका दोगलापन एक्सपोज होगा और इससे कश्मीरियों को एक उम्मीद मिलती रहेगी, उनकी हौसला अफजाई होती रहेगी कि वो अपने हक़ खुद इरादियत के लिए ज़रूर आवाज़ मुसलसल उठाते रहें और ये कि उन्हें पाकिस्तान, चीन जैसे ममालिक की मदद भी मुसलसल हासिल रहेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि जो एग्रेसिव डिप्लोमेसी की बात की है बैरिस्टर साहब ने भी, उसकी मज़ीद शिद्दत से जो है इसके ऊपर काम करना चाहिए और दुनिया भर में जो ख़ास तौर पे कश्मीरी हैं उनको मज़ीद मोबिलाइज़ करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान में ऑयल मार्केट किस तरीके से काम करती है और ऑयल मार्केट में PSO ज़ाहिर एक लीडर के तौर पर हैसियत रखता है, उसका क्या किरदार है। एक ब्रेक के बाद कौन हो तुम? नोयान के जहन्नुम में खुशामदीद करते। आप ऐसा क्या हासिल करना चाहते हैं? सब कुछ जो नजर आ रहा है। तो तुम हो नोयान। सही पहचाने। इस जहन्नुम का शैतान वेलकम बैक। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी पर फर्द जुर्म आयद हुई इस इल्ज़ाम के तहत कि उन्होंने PSO में खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियां की और MD को गैर मामूली मराद जो हैं वो भी दी गई, उनके साथ तैनात किया गया। लेकिन उन्होंने इस बात की तरदीद की है और चूंकि PSO जो है वो ऑयल मार्केट में बहैसियत एक लीडर के उसका एक किरदार है। सो आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे और पाकिस्तानी ऑयल मार्केट जो है ये मजमूई तौर पर PSO और ऑयल कंपनीज जो हैं उसका क्या किरदार है, इस हवाले से भी बात करेंगे। इम्तियाज साहब, सबसे पहले तो ये जो डेवलपमेंट हुई है साबिक़ वज़ीर आज़म के हवाले से और जो फिर हमने देखा गुज़श्ता दिनों जो बहरान भी आया था, तो आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे, फिर हम अपने देखिए शाहिद खाक़ान अब्बासी साहब पे एक फ़र्द जुर्म जो आयद की गई उसका लुबे लुबाब ये था कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए जो MD थे इमरान उल हक साहब, उनको गैर मामूली मुराद के साथ बहुत बड़ी तनख्वाह के साथ उन्होंने रखा और इसके अलावा कुछ और भी तैनातियाँ हुई थी। अब उनमें सुप्रीम कोर्ट को भी ये बताया गया था, अब ये एक फर्द जुर्म भी आयद हो गई है। पता नहीं अब किस हद तक प्रोसिक्यूटर हैं वो इसको साबित कर सके हैं, क्योंकि ये आप
सवाबदीदी इख्तियारात होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव्स के, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या वज़ीर आला हो, मुझे नहीं मालूम कि किस हद तक अदालत उसको देख पाएगी या उसको आप जुर्म कह सकते हैं। इसको किसी हद तक आप वाइट कॉलर क्राइम कह सकते हैं, लेकिन ये वाइट कॉलर क्राइम जिस तरह अक्सर जुराइम को साबित करना बड़ा मुश्किल होता है, इस तरह इसको भी आप उनकी सज़ा की जवाज़, सज़ा की वजह नहीं बना सकते हैं। बहरहाल देखिए कि अब उसका नतीजा क्या निकलता है। फिलहाल मेरा ख्याल है जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर इलियास फाजिल साहब मौजूद हैं, उगरा के साबिक मेंबर ऑयल हैं और CEO ऑयल कंपनीज एडवाइजरी कमेटी भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि गुज़श्ता दिनों जो तेल का बहरान जो है वो मुल्क में पैदा हुआ था, आप उसको किस तरह से देखते हैं? इसकी बुनियादी वजूहात पे मैं काइंडली चाहूँगी कि आपसे रोशनी डालें। जी, बेसिकली जो बुरहान आया था ना, वो जून के पहले 10 दिन में आया था जी, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई है वो मार्च में हुई थी, जब मार्च 25 को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने एक एडवाइजरी निकाली जी, telling all the oil marketing companies to stop imports of petrol and refineries को कहा गया कि आप क्रूड की इंपोर्ट्स भी बंद कर दें। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जी रिफाइनरीज जो हैं उनके स्टॉक्स बढ़ गए हैं बिकॉज कोविड-19 की वजह से कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है, विच इज़ अ फैक्ट। लेकिन विद इन 1 फोर्टनाइट उस डिसीजन को वापस लेना पड़ा। वो उसकी वजह ये थी कि जब आप इंपोर्ट्स को बंद कर देते हैं तो वो फौरी तौर पर रिस्टोर नहीं हो सकती, उसका एक प्रोसीजर होता है। द सप्लायर हैज़ टू बी कॉन्टेक्टेड अगेन, और जो सप्लायर आपको पहले प्रोवाइड कर रहा है वो ज़रूरी नहीं कि आपको दोबारा प्रोवाइड कर सकेगा विद इन 3 to 4 days। तो चूंकि एक वो यानी राब्ता मुनक़ता हो चुका था सप्लाईज का, तो आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि सप्लाईज आनी बंद हो गई और डिस्पाइट द फैक्ट कि एक फोर्टनाइट के बाद वो डिसीजन वापस ले लिया गया, वो सप्लाईज पहुंच ना सकी मार्केट को। और आपको याद होगा कि कोविड की वजह से जो टैंक लॉरीज की इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट थी वो भी बिल्कुल बंद हो गई हुई थी। जितना भी आपका इंपोर्ट होता है, पहले ये समझना ज़रूरी है कि देखें, हम 30% पेट्रोल लोकली बनाते हैं और 70% हम इंपोर्ट करते हैं। इसी तरह हाई स्पीड डीजल 50% हम लोकली बनाते हैं और 50% इंपोर्ट करते हैं। ठीक। आपकी जो रिफाइनरीज हैं, एक्सेप्ट फॉर अटक रिफाइनरी जो कि टोटली डोमेस्टिक क्रूड पे डिपेंड करती है, बाकी जितनी भी आपकी रिफाइनरीज हैं, पार्को मिड कंट्री है, NRL, PRL और बाइको कराची में हैं, दे ऑल डिपेंड ऑन इम्पोर्टेड क्रूड। 78% ऑफ देयर सप्लाईज आर रिक्वायर्ड फॉर बेस्ड ऑन इम्पोर्टेड क्रूड। तो वो जब सारा बंद हो गया तो रिफाइनरीज अगर दोबारा अपने आप को यानी उठाना चाह भी रही थी तो उनके पास क्रूड तो था नहीं, तो रिफाइनरी जो है वो 60% से नीचे कैपेसिटी पे नहीं चल सकती। वो पहले ही कम कैपेसिटी पे चलने की वजह से बंद हो गई हुई थी, तो उनको दोबारा उठाने में भी टाइम लगा। इसकी वजह थी कि जब प्राइस आपने अनाउंस की कि जी अपना मई में ये हुआ, मिड मई में ओगरा ने बता दिया जी कि प्राइस हम ड्रास्टिकली रिड्यूस करने जा रहे हैं। जब ये आप पहले से बता देते हैं तो द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो चेंजेस। जब ये पता चल जाए कि जी प्राइस कम होने जा रही है, तो वो पहले ही जो कंज्यूमर नहीं ले रहा था उसने अपना हाथ रोक लिया, जिसकी वजह से सप्लाईज भी आपकी आ भी रही थी तो वो मौजूद थी। जून 1 से लेके 10 तक वो सप्लाई करने के लिए स्टॉक्स हैड बीन एक्यूमुलेटेड इन सफिशिएंट क्वांटिटीज, लेकिन पहले 10 दिन में जून में 26,000 टन पर डे के हिसाब से पेट्रोल उठ रहा था, जबकि एवरेज फॉर द पीरियड जनवरी टू मई हैड बीन ओनली 17,000 टन पर डे। तो आप अंदाजा लगा लें ये सस्टेनेबल नहीं होता ना, तो इसकी वजह से ये बहरान आया था। यानी आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि चूंकि कीमतों में कमी हो गई थी, उसकी वजह से
ऑयल कंपनीज़ के लिए ये मामला अफोर्डेबल नहीं था, उनके ख्याल में ये मुनाफा बख्श नहीं था। लेकिन जब कीमतों में इजाफा कर दिया गया तो आप नहीं समझ, अच्छा मैं ये नहीं कह चलिए, मैं इसकी इंटरप्रिटेशन ये थी कि चूंकि उनके पास तेल अफोर्डेबल नहीं था उनकी नज़र में, लिहाजा उन्होंने मार्केटिंग से हाथ खींच लिया, और जब तेल की कीमत में इजाफा किया गया उसके बाद एक विंडफॉल प्रॉफिट उनके हाथ में आ गया। नहीं, देखें, जिस चीज़ पे मेरे पास डाटा मौजूद नहीं है उस पे विद ड्यू अपॉलॉजी मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। और मैंने आपको जो फैक्ट्स बेस्ड एनालिसिस है वो अभी पेश की है, और वो ये बताती है कि वो जो मार्च में डिसीजन था दैट वाज नॉट द करेक्ट डिसीजन प्रोबेबली, और उसकी वजह से एक्चुअल मार्केट की डायनामिक्स समझना ज़रूरी है। जब आप यानी रिफाइनरीज अगर बंद हो जाएं तो लोकल प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी इम्पैक्ट होती है। जब लोकल प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी इम्पैक्ट होती है तो यू हैव टू रिलाई ऑन इंपोर्ट्स आपने रोक दी। जब इंपोर्ट्स आप रोक देंगे और कराची से ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो रहा, एवरी इंपोर्ट कम्स टू कराची, जब वहाँ से पेट्रोल ट्रांसफ़र ही नहीं होगा तो उसकी वजह से ये बहरान आया था। पेट्रोल देखें, पेट्रोल जो है वाइट ऑयल पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, ऑल ऑफ इट कम्स थ्रू टैंक लॉरीज। वाइट ऑयल पाइपलाइन जो है दैट इज ओनली फॉर HSD एट द टाइम, फॉर द टाइम बीइंग। 2017 में ये डिसाइड हुआ था इसको डुअल फ्यूल में कन्वर्ट करने का। अगर वो डुअल फ्यूल में कन्वर्ट हो चुकी होती विच वॉज एक्सपेक्टेड बाय एंड 2018, देन द माइलस्टोन्स केप्ट चेंजिंग, तो उसकी वजह से भी आपको ये क्राइसिस आया। अगर वो पाइपलाइन अवेलेबल होती तो द इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट जो है वो अगर टैंक लॉरी से नहीं हो रही थी तो वो पाइपलाइन से भी हो सकती थी। तो टेक्निकल रीजन से जिनकी वजह से ये आपको बुरान आया। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी फर्द जुर्म भी आयद हुई है साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर, जो तकर्रियाँ उनके ज़माने में हुई, और फिर जो MD को जो तनख्वाह, भारी तनख्वाह माहाना 80 लाख रुपए दी जाती रही, तो क्या इस बात से आप समझते हैं कि ये ठीक है, 80 लाख रुपए जस्टिफाइड है एक महीने की तनख्वाह, चाहे सवाबदीद है चीफ एग्जीक्यूटिव की, वज़ीर आज़म की? देखिए, मैं इस प्रोग्राम में इस एस्पेक्ट पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैंने सुन लिया था कि जो इम्तियाज़ गुल साहब ने फरमाया और उससे मैं अग्री करता हूँ। Other than that, I don't have any comment on this particular topic. अच्छा, नहीं, उसको शाहिद खाकान अब्बासी को छोड़ दीजिए, या जो PSO के MD थे। एक जनरल सवाल इसमें से ये निकलता है कि आजकल के दौर में जहाँ पे इंफॉर्मेशन इतनी तेज़ी से ट्रैवल करती है, स्पॉट बाइंग, आप रिमोटली बहुत कुछ कर सकते हैं, इस दौर में एग्जीक्यूटिव्स की इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें कई मिलियन में, आया वो जस्टिफाइड हैं? देखिए, सैलरी पैकेज in an industry like the oil industry is always substantial. कितनी सैलरी जो है वो substantial समझी जाए, that is debatable and that varies from company to company. ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, पेट्रोल की जो कीमत आप पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैं एक्चुअली एक पेट्रोल, चूंकि टेक्निकल एक सवाल था, जी जरूर, आप बहुत बात हो रही है यूरो 5 की, कि क्या पाकिस्तान में वो मुतारिफ करवाया जा सकता है, मुतारिफ किया जाना चाहिए? जी डॉक्टर साहब, देखें, इन माय हम्बल ओपिनियन यूरो 5 मुतारिफ कराने में कुछ ड्रॉबैक्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं। देखें, यू आर टॉकिंग अबाउट मूविंग फ्रॉम यूरो 2 टू यूरो 5। जब आप यूरो 2 से यूरो 5 पे जाते हैं, मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी व्हीकल जो है क्या वो यूरो 5 कंप्लायंट है? अगर वो कंप्लायंट नहीं है तो फिर आप यूरो 5 यूरो 2 कंप्लायंट व्हीकल में डालेंगे तो उसकी क्या जस्टिफिकेशन बनती है? यूरो 5 इटसेल्फ विल बी मच मोर एक्सपेंसिव देन यूरो 2, और आपकी जो मोटर व्हीकल पॉपुलेशन है विच कंज्यूम्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर पेट्रोल, वो पहले ही जो प्राइस पे कर रहे हैं वो पे कर रहे हैं जो कि गाड़ियों वाले कर रहे हैं। तो इज देयर अ जस्टिफिकेशन कि जी आप यूरो 5 पे जाएं एकदम?
इस पे एक बाकायदा स्टडी होनी चाहिए टू डिटरमिन के व्हाट इज द करेक्ट टाइम लाइन टू इंट्रोड्यूस यूरो 5। जब यूरो 1 से यूरो 5 आने में 20 साल लगे थे यानी आउटसाइड वर्ल्ड में, हम एक जंप करना चाह रहे हैं फ्रॉम यूरो 2 टू यूरो 5 इन वन गो, उसमें आई डोंट सी एनी जस्टिफिकेशन फॉर दैट। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि काइंडली अगर आप इस पर रोशनी डालें कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो किस तरह कम हो सकती हैं पाकिस्तान में। एक आम आदमी की जिंदगी जाहिर है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाता, तो इस पे आप क्या कहेंगे, क्या किया जाना चाहिए? ये जो ओगरा का मॉडल है, क्या इज इट वर्थ परस्यूइंग? देखें, ओगरा का रोल जो है वो एज अ रेगुलेटर वो ये डिटरमिन करना है कि जो कमिटमेंट्स की गई थी फॉर ब्रिंगिंग प्रोडक्ट आया वो फुलफिल हुई हैं कि नहीं। उनके लाइसेंसीज ने अगर वो फुलफिल नहीं किए हैं तो उनसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। बट द प्लानिंग इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, नॉट बाय ओगरा। द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और जो पेट्रोलियम डिवीजन है खास तौर पे, दे डू द मंथली प्लानिंग। और इसमें अभी जो डिसीजन हुआ है उसको मैं सपोर्ट करता हूं कि 3 मंथली प्लानिंग होनी चाहिए, और ताकि आप एक प्री प्लान तरीके से अपना प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर आप डे टू डे प्लानिंग करेंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी और कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इलियास फाजिल साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, बहुत ही फ्रूटफुल गुफ्तगू जो है वो डॉक्टर साहब ने की, और एक ब्रेक यहाँ पे मुझे लेना है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे FATF के हवाले से। ये पाकिस्तान का आगे आने वाले दिनों में क्या ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा पाकिस्तान, वाइट लिस्ट में आ जाएगा, जो इकदाम अभी उठाए गए हैं ख़ासतौर पर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बिल 2020 जो पास हुआ है पार्लियामेंट से, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़ज़ाएँ जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। कुव्वत मदाफ़त पैदा करने वाले फल: चकोतरा, माल्टा, लीमू। पपीते में विटामिन सी का जखीरा होता है। दिन भर में दरकार विटामिन सी की मिकदार का 224% एक पपीते से हासिल हो सकता है। कीवी में न सिर्फ विटामिन सी बल्कि पोटेशियम की भी वाफिर मिकदार मौजूद होती है। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बिल पास हुआ है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बिल 2020, और इसका मकसद जो है FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद है, और हुकूमत की जानिब से ये बिल जो है ये FATF की ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आने की एक कोशिश करार दिया जा रहा है, जिसका फैसला इस साल अक्टूबर में होना है। तरमीम खासी सख्त है। इम्तियाज साहब, क्या आपको लगता है कि FATF की जो रिक्वायरमेंट है उसको ये पूरी करती है जो बिल के जरिए जो तरमीम की गई? जी मिशेल, ये बड़ी दर्दनाक कहानी है, लेकिन बड़ी हौसला अफजा भी है। देखिए, ये सारा सिलसिला अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ, जब पेरिस में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का फैसला किया, और ये इस फैसले पे अमल दरामद जून 2018 में हुआ। और उसके साथ ही पाकिस्तान को एक 27 नुकाती एक्शन प्लान भी दिया गया कि आपने ये 27 नुकात हैं, इनको एड्रेस करना है। फिर हम इस पर गौर करेंगे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा या नहीं। अब कई लोगों को नहीं मालूम कि ग्रे लिस्ट का नुकसान क्या है। ग्रे लिस्ट का बुनियादी तौर पर नुकसान ये होता है कि पाकिस्तान के साथ जितना बैरूनी कारोबार होता है उसकी इंश्योरेंस वगैरह महंगी हो जाती है, कर्जे पाकिस्तान को या जो मुल्क ग्रे लिस्ट में होता है उसको आसानी से नहीं मिल पाते हैं। ठीक। और
एक्शन प्लान का बुनियादी मकसद ये भी था कि जितनी भी इस मुल्क के अंदर जो मुश्तबा मुबैना दहशतगर्द तंजीमें थीं या जो लोग नाजायज़ ज़राए से हासिल की हुई रकूम लॉन्डर कर रहे थे, लॉन्डर का मतलब होता है कि आपने कहीं से कमीशंस लिए, किसी बैंक में रखे और या फिर कैश इस मुल्क से आप बाहर लेके चले गए, और जितने भी ऐसी तंजीमें थी जिनका दहशतगर्दी के साथ कोई ताल्लुक था उनके असासे मुंजमद करना, उन पे नज़र रखना और उनको बिल्कुल बेबस करना था। तो ये एक बड़ा ही एम्बिशियस किस्म का प्रोग्राम था जिसकी तो हमारे उस वक्त के हुकाम को अक्सर को समझ ही नहीं आई। वो समझते रहे कि शायद ये मजाक है, गुजर जाएगा, लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया तो उनको एहसास हुआ कि इसके लिए बहुत काम करना बाकी है। और इसी वजह से आपने देखा कि जून 2018 से लेके गुज़श्ता रोज़ तक बहुत हमारी तरामीम हुई हैं। हमारे एक बुनियादी तौर पे एक एंटी टेररिस्ट एक्ट है 1997 का, उसमें बहुत तरामीम हुई। फिर हमारे जो बैंकिंग का निज़ाम है उसमें तरामीम हुई। पूछने वाली थी कि बैंकिंग सिस्टम पर, फाइनेंशियल सिस्टम पर क्या, क्योंकि बड़ा डिटेल्ड है सारा, मैं पढ़ रही थी, इसका क्या असर होगा? देखिए उसमें ये था कि जब इत्तेफाक ये था कि जब अमल दरामद शुरू हुआ एक्शन प्लान पे, उसी वक्त एक जॉइंट इंटरोगेशन टीम भी काम कर रही थी सुप्रीम कोर्ट की तैनात करदा। उस वक्त मुल्क की कोई 12 मुख्तलिफ एजेंसियाँ थी जो मुख्तलिफ मशकूक खाते थे, अकाउंट्स थे, बेनामी जायदादें थी, उनकी खोज लगा रही थी। अब वो जब उन्होंने खोज लगानी शुरू की, और ये मुल्क की तारीख में मेरा ख्याल सबसे बड़ी एक्सरसाइज थी, पहली मरतबा ये हो रहा था कि 12 इदारों के की ऑफिशल्स वो एक जगह बैठ के कराची में ये खोज लगा रहे थे। वहाँ पे उन्हें एहसास हुआ कि किस बुरे तरीके से जो वेस्टेड इंटरेस्ट था, यानी वो लोग जो कि सिस्टम से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, वो हमारे बैंकिंग निज़ाम के कवायद व ज़वाबित को बुरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, जिसको कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन। सही। उसमें जो मुश्तबे मशकूक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके भी लोग शामिल थे, उसमें मुख्तलिफ बिजनेसमैन भी शामिल थे, और मुख्तलिफ ये होता था कि जो एक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट था मिसाल के तौर पे, और उसका बुनियादी काम था कि जितने भी मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं, आपने चूंकि बैंक की बात की है, उनको रिपोर्ट करे स्टेट बैंक को, और ये मशकूक ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट होती थी बैंकों में, आम बैंकों में। और कोई तकरीबन 2016-17 से एक पाबंदी थी कि जब आप बैंक से 20 लाख या उससे ज़्यादा कैश निकलेगी, कैश विड्रॉल जिसको कहते हैं, उसकी बाकायदा एक रिपोर्ट बनेगी। बैंक मैनेजर FMU फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को रिपोर्ट करेगा और वो रिपोर्ट जाएगी स्टेट बैंक। लेकिन अल्लाह भला करे, उस वक्त के वज़ीर ख़जाना हमारे इसाक डार साहब, उन्होंने कुछ ऐसा, उनका रौब दबदबा था कि ना तो FMU वाले उस पर कुछ कर सके, बैंक के जो मैनेजर्स थे वो चूँकि बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ मिले हुए थे, तो हुआ ये कि जो जॉइंट इंटरोगेशन टीम की कुछ फाइंडिंग्स, उनके जो कुछ इंकशाफ थे, उनका एक सबसे बड़ा ये था कि बैंक स्टाफ, सियासतदान, बिजनेसमैन की मिली भगत से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। यानी किसी को बड़े किसी कॉन्ट्रैक्ट में पैसे मिले, वो उन्होंने बैंक में रखे, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे से तीसरे अकाउंट। हम आप अभी अगर बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं तो 50 हमें शराइत फुलफिल करनी पड़ती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लोग थे वो मुर्दा लोगों के नाम पे अकाउंट खोल रहे थे, मुलाजमीन के नाम पे, और उनके नाम पे इकट्ठे किए हुए पैसे फिर होते होते 3, 4, 5 अकाउंट से होते हुए उनके अकाउंट में आ जाते और यहाँ से फिर वो डॉलर की सूरत में बाहर चले जाते थे। तो जॉइंट इंटरोगेशन टीम ने जो एक सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कवायद और ज़वाबित की खुली खिलाफ वर्जी हो रही थी, लेकिन मेरे आप के लिए नहीं, खवास के लिए, जो मखसूस लोग, जो सियासी अशराफिया है ना, उनके लिए हो रहा था। और बैंक स्टाफ उनके साथ मिला हुआ था। फिर बैंक एक बुनियादी फरीज़ा अंजाम नहीं दे रहे थे, वो ये था कि अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी कैश लेके आया है जमा कराने के लिए, या बहुत बड़ी कैश एक दिन में निकलवा रहे हैं, एक दिन में 5-5, 10-10 करोड़ रुपए कैश निकलते थे, उसकी रिपोर्ट FMU में नहीं जाती थी। ये भी जॉइंट इंटरोगेशन टीम की फाइंडिंग में शामिल था। और फिर एक सस्पिशियस ट्रांजेक्शन कहते हैं, यानी जो मशकूक ट्रांजेक्शन हैं, उसके हवाले से फ़र्ज़ था तमाम बैंकों का, उसके हवाले से फ़र्ज़ था जो प्राइवेट जो करेंसी एक्सचेंज है उनका, कि वो लाजमी एक रिपोर्ट बना के FMU को देंगे। वो भी नहीं हो रहा था।
यानी इस मुल्क को के साथ बैंकिंग निज़ाम के साथ एक खिलवाड़ हो रहा था। और ये तमाम रिपोर्टें, चूँकि हमारे बैंकिंग निज़ाम बड़े इंटीग्रेटेड हैं दुनिया भर के साथ, ये तमाम ट्रांजैक्शन लंदन में भी पता चलता था, ये न्यूयॉर्क में भी पता चलता था, बर्लिन में भी यानी जर्मनी में भी पता चलता था, यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा था। तो जब भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलासों में हमारे हुकाम जाते थे, उनको उनके सामने ये बड़ी बड़ी लिस्टें रख दी जाती थी कि ये आपने इस हवाले से कोई काम किया कि नहीं किया। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमारे एक्शन प्लान का हुआ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, वो है कि हमारे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं बैंकों के और जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जिसको कहते हैं आप, लीगल फ्रेमवर्क, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है, इम्प्रूवमेंट हुई है। फिर कानून की अमलदारी यानी एनफोर्समेंट ऑफ लॉज जो है वो, तफ्तीश का तरीक़ाकार कि किस तरह आपने जो मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं उन तक पहुंचना है, और अप्रोचेस आपका तरीक़ाकार के तफ्तीश आपने कैसे करनी। पहले तो बड़े पुलिस के अंदाज में तफ्तीशें होती थी, जो कि जब बाहर जाते थे उनको टेस्ट किया जाता था, वो फ्लॉप हो जाते थे हमारे काम उनके सामने। वो तरीक़ाकार बहुत बेहतर हुआ है और इसी वजह से हमारे बैन अक़वामी जो कोऑपरेशन है ताउन दूसरे फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के साथ, वो बहुत बेहतर है। उसकी वजह से एतमाद पाकिस्तान पे बहाल हो रहा है। और आपको याद होगा कि आयान अली साहिबा थी, यानी इतना बड़ा केस था कि उनके $5 लाख उनके ब्रीफ केस से बरामद हुए, उनका कुछ भी नहीं बना। आपने देखा होगा टीवी स्क्रीन पे उनकी तस्वीरें बड़ी चलती थी, बड़ी पता नहीं कहाँ आई। और जो जिस साहब ने, जिस इंस्पेक्टर ने वो $500,000 का ब्रीफ केस पकड़ा था, उसने जब जमा कराया स्टेट बैंक में, वो बाहर निकला और उसको गोली मार के हलाक कर दिया गया। तो बड़ा अच्छा हुआ है कि कदम ब कदम FATF के एक्शन प्लान के ज़रिए पाकिस्तान का बैंकिंग निज़ाम, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो हैं और मनी लॉन्ड्रिंग जो खुल्लम खुला यहाँ से एक एक ब्रीफ केस जाता था, VIP जो एस्कॉर्ट है, प्रोटोकॉल है, वो इस्तेमाल होता था PIA के जहाज़ों में, लंदन जाते थे पैसे कैश में, उस पर बहुत हद तक काफ़ी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो और पाकिस्तान का जो बैंकिंग सिस्टम है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वो उसमें बेहतरी आए और FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकलकर वाइट लिस्ट में आ जाए। नाज़रीन, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इम्तियाज साहब अगर हम अफगान जरगे के हवाले से बात कर लें। प्रोड्यूसर साहब को अगर वक्त है तो। जी बिल्कुल, 2 मिनट है हमारे पास, 2 मिनट में हमने वाइंड अप करना है। आज शुरू हो गया जरगा, तालिबान ने तो मुस्तरद कर दिया है, लेकिन आप समझते हैं कि इसका कोई फायदा होगा? वो जो कैदियों का एक मसला है, मुज़ाकरात नहीं शुरू हो रहे जी, कोई इस वक्त कोई 400 के करीब कैदियों की रिहाई मुतनाज़ बनी हुई है। तालिबान का मुतालबा है कि जब तक ये रिहा नहीं होंगे हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन सदर अशरफ गनी का ये कहना है कि ये इंतहाई संजीदा जुराइम में मुलविस हैं और इनका फ़ैसला एक जिरगे ने करना है। मतलब जितने भी कबायली अमायदीन होते हैं उनको बुलाया गया, काबुल में इकट्ठे हुए हैं वो, और उन्होंने अभी 2-3 दिन ये बातचीत करनी है, क्योंकि अशरफ गनी साहब ने बड़ी होशियारी के साथ ये तमाम मामले को आहिस्ता आहिस्ता इस हद तक लेके गए। कहाँ 29 फरवरी और आज 7 महीने तकरीबन हो गए और ये मुज़ाकरात नहीं शुरू हो सके। उन्होंने अपनी पोजीशन को बड़ा कंसोलिडेट किया है। इस जिरगे के ज़रिए अपनी जिम्मेदारी उन्होंने मुंतकिल कर दी है जिरगे की तरफ। यही काम तालिबान ने भी किया था जब उनसे मुतालबा किया गया था कि उसामा बिन लादेन को आप हमारे हवाले करें, तो मुल्ला उमर ने एक जिरगा बुलवाया सितंबर 2001 में और काबुल में ही वो जिरगा हुआ था। और उसमें हमने जो सुना कि जी जिरगे ने कहा कि नहीं, हम इनको अमेरिका के हवाले नहीं कर सकते, ये हमारे मेहमान हैं। तो अब मालूम नहीं कि जो मौजूदा जिरगा है उसमें से किस नौइयत का फ़ैसला सामने आता है, लेकिन उम्मीद ये करनी चाहिए कि इस नौइयत का फ़ैसला हो जिससे आम अफ़गान का भला हो। आम अफ़गान का भला उसी सूरत में होगा अगर अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो, क्योंकि मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा तो फिर कहीं हो सकता है कि कहीं अबूरी हुकूमत की तरफ बात जाए, आईनी तरमीम की तरफ चली जाए। लेकिन जंग व जदल का ख़ात्मा जो है, जिसको सीज़ फायर, मुस्तकिल सीज़ फायर कहते हैं, शायद उसकी तरफ बात चली जाए। तो हमें दुआ करनी चाहिए, तवक्को करनी चाहिए कि इस जिरगे के ज़रिए बिल आखिर इंट्रा अफ़गान जो डायलॉग है वो शुरू हो जाएगा। और अफ़गान अमन अमल जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो। इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। मिशल बुखारी और इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।